आज की स्टोरी का नाम है 7 भाई और एक बहन की अनोखी कहानी। एक राजा के 7 बेटे और एक बेटी थी जो कि खुशी खुशी जीवन बिता रहे थे। 7 भाई बहनों में एक छोटी बहन बहुत ही शांत स्वभाव की, आज्ञाकारी और संस्कारी थी। उनमें से सबसे बड़े भाई का विवाह हो चुका था और एक सबसे छोटे भाई की एक आंख से अंधा था। छोटे भाई को अपनी इकलौती बहन से बड़ा ही प्यार लगाव था। एक दिन बड़े राजकुमार अपनी बीवी और छोटे भाई को अपने खेतों में काम करने के लिए लेके चले गए, क्योंकि उस जमीन पे खेती बड़े ही आपसी सहयोग से हुआ करती थी। सभी लोग खेतों में काम करने से जाने से पहले अपनी छोटी बहन को खाना बनाने का आदेश देकर निकलते हैं। सातों राजकुमार की बहन अकेले घर पे खुशी खुशी खाना बनाने के लिए जंगल से सरोटी साग तोड़कर लाती है और बड़े ही प्यार से सरोटी साग की सब्जी बनाने से पहले फल सब्जी काटने वाले औजार से साग को काटने लगती और इसी दौरान वे अपनी उंगली को भी काट बैठती है और रक्त की इतनी तेज धारा निकलती है कि पूरा हाथ खून खून हो जाता है। तभी राजकुमारी सोचने लगती है कि अब क्या करूं, अगर घर की दीवारों पे अपना रक्त पोंछूंगी तो भैया लोग चिंता करने लगेंगे और यदि अपने कपड़े में पोंछती हूँ तो भाभी खून लगा कपड़ा देख के महामारी समझ के खाना नहीं खाएगी। राजकुमारी इसी डर से सब्जी पकाने वाले छाता साग में अपना खून पोंछ लेती है और खून को रोक देती है। फिर इसी खून लगे सब्जी का साग बनाती है। जब उसके भैया भाभी खेत से लौटते हैं, छोटी बहन हमेशा साफ थाली में खाना और मिट्टी के लोटे में पीने का पानी देती है और सभी एक साथ खाना खाते हैं और पके हुए साग को खाकर खाने की जम के तारीफ करते हैं और वे अपनी बहन से पूछने लगते हैं कि बहन, तुम्हारे द्वारा बनाया हुआ साग हमने बहुत बार खाया है, परंतु आज के साग में बहुत ही अद्भुत स्वाद है। बताओ ना, क्या मिलाकर इतनी स्वादिष्ट सब्जी बनाई हो। पहले तो राजकुमारी डर से सम गई कि भैया को पता न चल जाए कि मेरी हाथ की उंगली कट गई है। फिर थोड़ा सोच के बोली, कुछ नहीं भैया, हमेशा की तरह जैसे सब्जी बनाती हूँ वैसे ही तो बनाई हूँ। राजकुमारी अगले दिन 7 भाइयों के अनुरोध पर फिर से छत साग की सब्जी बनाती है, परंतु भाइयों को पिछले दिन जैसा स्वाद नहीं मिला। फिर ऐसा अनुरोध 3-4 बार हुआ, लेकिन खून लगे साग का स्वाद उनके मन मस्तिष्क से उतर ही नहीं रहा था। असलियत जानने की जिज्ञासावश 7 भाइयों और भाभी ने उसी दिन खाना बनाने का तरीका जानने की जिद की। मजबूरन राजकुमारी को सारी घटना बतानी पड़ी। सच्चाई मालूम होने पर 5 भाई, जो बहुत ही लालची किस्म के थे, उसने बाकी भाइयों ने कहा, बहन का खून इतना स्वादिष्ट है तो बहन का मांस कितना स्वादिष्ट होगा। यह बोल के सभी भाई आपस में चर्चा करने लगे। सबसे छोटे भाई को छोड़ के सभी भाइयों ने राजकुमारी को मार के मांस खाने के लिए राजी हो गए थे। मांस खाने की सोच के उन सभी के मुंह से लार टपकने लगी। भाइयों के मन में स्वादिष्ट खाना खाने के लिए वे कितने लालची बन गए, इसका आभास राजकुमारी को हो गया कि उनके भाई उसका मांस खाने के लिए ललच रहे हैं। एक दिन 7 भाई शिकार खेलने के बहाने राजकुमारी को एक घने जंगल में ले आते हैं। वहाँ पूर्व से निर्मित 4 केंद्र के वृक्ष से बने मंच के नीचे पहुँचे हैं, जिस पे अपनी बहन को झूठ बोल के चढ़ने के लिए बोलते हैं कि इस मंच पर जंगली जानवर तुम पे हमला नहीं कर सकेंगे। इसी प्रकार 7 भाई अपनी बहन को मंच पे बिठा के धनुष लेके शिकार करने का ढोंग करने लगते हैं। तभी राजकुमारी को आभास हो गया था कि आज उसका आखिरी दिन है, लेकिन वो भी चाहती थी कि उनके भाई की इच्छा पूर्ण हो, इसीलिए वे मंच पे जाकर बैठ जाती है। फिर सभी भाई केंद्र के वृक्ष पर बने मंच से कुछ दूरी पर छोटा पहाड़ पे अपना धनुष और बाण लेके पहुँचे। एक चट्टान पे बारी बारी से अपने बाणों से प्रहार करने लगे। टोकरी के ऊपर सबसे पहले बड़ा भाई प्रहार करता है और अपनी बहन पे तीर का निशान लगा के तीर छोड़ देता है। तभी राजकुमारी उनकी पूरी बातों को समझ जाती है कि भाइयों का क्या इरादा है। तभी राजकुमारी एक गीत गाने लगती है, जान से मारना ही है
दादा साहब तो तीर को मेरे छाती पे वार करो। इधर उधर क्यों तीर चला रहे हो? फिर सभी भाई तीर का निशाना अपनी बहन पे लगा के तीर को छोड़ देते हैं। 6 भाइयों का निशाना खाली जाता है। 7वां भाई जो सबसे छोटा होता है वह तीर चलाने से इनकार कर देता है क्योंकि उसको अपनी बहन से बहुत ही लगाव था। धनुष बाण चलाने में 7 राजकुमार निपुण थे। राजकुमारी जानती थी कि उनके 7 भाइयों में से सबसे छोटा वाला भाई बाकियों की तरह लालची नहीं था। 6 भाई मिलकर छोटे भाई पे दबाव डालते हैं और आदेश देते हैं, अगर तुम तीर नहीं चलाओगे तो तुम्हें भी बहन की तरह मार देंगे। छोटे राजकुमार उदास मन से तीर को दूसरी दिशा में छोड़ देते हैं। राजकुमारी इस बार भी वही गीत गाती है, मारना है तो तीर को मेरे छाती पे वार करो। इतने में छोटे भाई का तीर राजकुमारी के सीने में भेद देता है। राजकुमारी की आत्मा उसके शरीर से अलग हो जाती है और उसकी आत्मा उसी स्थान पे भटकने लगती है। तभी वे देखती है कि उसका मांस खाने के लिए उनके भाई कैसे लालच कर रहे हैं। छोटे राजकुमार को जबरदस्ती मार पीट के उसके शरीर का मांस काटने का आदेश देते हैं। बहन का मांस पकाने के लिए छोटे भाई को जंगल से सूखी लकड़ियां लाने के लिए भेजा जाता है। छोटा भाई खोज खोज के बहुत सारी लकड़ियां जमा कर लेता है और सोचता है कि इसे मैं कैसे लेके जाऊंगा। दादा ने जो रस्सी दी उसके भी 60 टुकड़े हो गए हैं। अगर मैं उसको बांध के भी इन लकड़ियों को नहीं बांध पाऊंगा। देर होने के डर से राजकुमार उदास होकर रोने लगते हैं और उनके आंसू धरती पे गिरने लगते हैं। वह अपनी बहन को याद करके रो ही रहे थे। तभी वहाँ एक नाग देवता आते हैं और पूछते हैं, क्यों रो रहे हो राजकुमार? तभी राजकुमार नाग देवता को अपनी सारी कहानी सुनाते हैं। मैं लकड़ी में रस्सी की भांति लिपट जाता हूँ, तुम मुझे नीचे रखकर मैं धीरे से निकल जाऊंगा। और राजकुमार ऐसा ही करते हैं और उनके भाई देख के चकित हो जाते हैं कि रस्सी के 60 टुकड़े होने के बावजूद इतनी सारी लकड़ियाँ कैसे ले आया। वे अपने छोटे भाई को एक घड़े में छेद करके पानी लाने के लिए भेजते हैं। राजकुमार पानी भरने के लिए एक कुएं में जाते हैं और घड़े में पानी भरते हैं, परंतु छेद होने के कारण सारा पानी नीचे गिर जाता है। राजकुमार सोचने लगते हैं, अगर पानी के बिना घर जाऊंगा तो भैया लोग मुझे मारने लगेंगे। यह सारी घटना मेंढक, मछली और केकड़ा देख रहा था। फिर वो तीनों राजकुमार से पूछते हैं कि आप क्यों रो रहे हो। फिर राजकुमार अपनी सारी घटना उन लोगों को बताते हैं। मैं अपनी प्यारी बहन का मांस कैसे खा सकता हूँ? मैं नहीं खाऊंगा। अगर नहीं खाऊंगा तो मेरे को बड़े भैया मारने लगेंगे। अभी मेंढक कहता है कि तुम परेशान मत हो, हम सब घड़े की छेद में चिपक जाते हैं। तभी केकड़े और मछली कहते हैं कि तुम हम लोगों को साथ ले चलो। जब तुम्हारे भाई बहन का मांस खाएंगे तो तुम हमें खाना और बड़े भैया को शक भी नहीं होगा। तुम्हारे भाई राजकुमारी की हड्डी खाएंगे तो तुम हमें खाना, तुम्हारे भाइयों को शक भी नहीं होगा। और राजकुमार ने बिल्कुल वैसे ही किया जैसे मछली और केकड़े ने कहा। रात को जब राजकुमारी का मांस परोसा गया तब राजकुमारी का मांस छिपा के दीमक के टिल्ले में डाल देते थे। समय बीतने पर बांस का बड़ा सा झुंड उगता है। इस घटना के वर्ष बाद एक भीख मांगने वाला जोगी वही बरसोदा के पास से गुजर रहा था और वह सुंदर सुंदर बांस के बूंद को देखकर सोचता है, अगर इतनी सुंदर बांस का केंद्र बनाया जाए तो कितनी सुंदर धुन निकलेगी। उसी क्षण बांस से आवाज आती है, ना काट काट रे जोगी, ये तो मेरे भैया रोपे हैं। जोगी फिर भी बांस को काट लेता है। इस उद्देश्य से वे एक मोटा सा बांस का टुकड़ा ले जाता है कि इस बांस की आवाज कितनी सुंदर है। यदि केंद्रा बनाया जाए तो कितनी मधुर आवाज आएगी। और जोगी इस बांस से एक सुंदर केंद्रा का निर्माण करता है। इस केंद्रा से इतनी अच्छी आवाज निकलती है कि जोगी जहाँ भी बजाता वहाँ से मंत्र मधु हो जाते। एक दिन जोगी घूमते घूमते बड़े राजकुमार के घर पहुंचा।
और अधिक धन के लालच से जोर जोर से केंद्रा बजाने लगता। परंतु इस बार केंद्रा का सुर एकदम बेसुरा हो जाता। जब जोगी कोई नई धुन निकालना चाहता, परंतु वह बार बार ऐसा ही स्वर निकालता, ना बजा रे केंद्रा, ये तो मारो दुश्मन का घर है। बार बार जोगी ऐसी ही धुन निकालता और राजकुमार ने जोगी को मार पीट के अपने घर से बाहर निकाल दिया। ऐसे ही जोगी घूमते घूमते हर किसी के घर जाता। ना बजा, ये तो मारो दुश्मन का घर है। यही धुन सुन के सभी भाई जोगी को डांट फटकार के भगा देते। सबसे अंत में जोगी सबसे छोटे राजकुमार के घर पहुँचे। छोटे भाई के घर के आंगन में केंद्रा जाते ही खुद पे खुद बजने लगती। जोर जोर से बजा रे केंद्रा, ये तो हमारे छोटे भाई का घर है। मीठा धवनी का धुन सुन के छोटे राजकुमार चंद्रकार मोहित हो जाते। यह धुन सुन के छोटे राजकुमार को रहा नहीं गया। जोगी से केंद्रा की मुंह मांगी कीमत और सोने के सिक्के देके केंद्रा को खरीद लेते। जोगी को अच्छे से मेहमान नवाजी के साथ जोगी को विदा कर दिया जाता है। धीरे धीरे समय बीतता गया। छोटे राजकुमार को कुछ दिनों के लिए घर से बाहर जाना पड़ा। जब वह वापस लौटता है तो वह देखता है कि उसका कमरा बहुत ही सुंदर तरीके से सजा हुआ है और घर के सारे बर्तन बहुत ही अच्छे तरीके से रखे हुए हैं। तभी राजकुमार सोचते हैं कि हमेशा मेरे घर की साफ सफाई तो मेरे नौकर करते हैं, परंतु कभी भी इतना सुंदर तरीके से तो नहीं सजाया गया। तभी राजकुमार नौकरों से पूछते हैं कि मेरे कमरे को किसने सजाया। सभी नौकर मना कर देते हैं। तभी राजकुमार सोचते हैं कि शायद भाभी आई होंगी और मेरे कमरे को सजा कर गई होंगी। जब भी राजकुमार घर से बाहर जाते तो यही घटना बार बार देखने के लिए मिलती। फिर राजकुमार के मन में जिज्ञासा उत्पन्न होने लगी, आखिर मेरे कमरे को इतने सुंदर तरीके से कौन सजाता है। तभी राजकुमार अपने भाई और अपनी भाभियों से पूछते हैं और वे साफ मना कर देते हैं। एक दिन राजकुमार सच्चाई का पता लगाने के लिए किसी दिन बाहर जाते हैं, फिर वापस आ जाते हैं फिर और अपने कमरे में खजूर के गोले और मुड़ी हुई चटाई में छिप जाते हैं। कुछ देर इंतजार करने के बाद राजकुमार देखते हैं कि एक खूबसूरत सी लड़की केंद्रा से बाहर निकल के कमरे में आती है। कमरे की साफ सफाई करके वापस से केंद्रा में समा जाती है। यह देख के राजकुमार की आंखें खुली की खुली रह जाती है। उस लड़की की शक्ल राजकुमार की छोटी बहन की तरह ही होती है। राजकुमार एक बार फिर से उसी तरह छिप जाते हैं। जब लड़की कमरे की साफ सफाई करके वापस से केंद्रा में जाने वाली होती है, तभी छोटे राजकुमार उस लड़की का हाथ पकड़ लेते हैं। तभी केंद्रा को जला देते हैं, जिसके बाद वह लड़की मानव रूप से परिवर्तन हो जाती है और दोनों भाई बहन खुशी खुशी अपना जीवन जीते हैं। आज भी हर गांव में आषाढ़ी पूजा के बाद बकरा काटा जाता है और पूरे गांव में बकरे का मांस प्रसाद के रूप में खाया जाता है और सत्यवेनी पूजा स्थान पर वही सरोटी साग को चढ़ाया जाता है। आप सभी की स्टोरी कैसी लगी? अगर अच्छी लगी तो लाइक करें, कमेंट करें, सब्सक्राइब करें। यह कहानी बहुत ही दुख भरी थी। आपको क्या लगता है कि जो उनके भाइयों ने अपनी बहन के साथ किया वह सही था? आप लोग प्लीज कमेंट करके बताइए कि जो उनके भाइयों ने अपनी बहन के साथ किया वह सही था या गलत। अगर आप सभी को ये स्टोरी पसंद आए तो लाइक करें, कमेंट करें, सब्सक्राइब करें। बाय। जल्दी ही मिलते हैं एक न्यू स्टोरी के साथ।